देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 1/36.88 यानी कि 1/8 का मान 0.0276 है तो इतने का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया कि इस तरीके से कि 1/36.18 किसके बराबर है, 0.0276 के बराबर है। क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना चला जाएगा आपका 1 पर 4 शून्य, यानी कि 276 बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 276 बराबर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर से 4 शून्य, यानी कि 0.003618 ये आपका वैल्यू होगा। क्या आपको होगा आपका, सॉरी, 1/0.003618 वैल्यू होगा। यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 3 6 1 7 है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कितने आए, 3 3 6 आए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 10 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 2760 किसके बराबर हो जाएगा, 1/, ये 10 आपका यहाँ पर भाग में चला आएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 0.000318 के बराबर होगा, यानी कि इतने का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2760। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स और वाई लासा यानी कि एलसीएम 2079 है और मासा यानी कि एचसीएफ 27 है। यदि एक्स का मान 189 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाई का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके होते हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक के गुणज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे आपके जो एनटीपीसी में इस फार्मूला से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो फार्मूला ये याद रखिएगा। तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 189, दूसरी संख्या में निकालनी है यानी कि y का वैल्यू निकालना है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना दिया गया है, 2079 दिया गया और एचसीएफ यानी कि महत्तम 27 दिया गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 189 यानी कि 987 आपका यहाँ पर 189 यानी कि 987 ये कितने बार में चला जाएगा, 11 बार में यहाँ पर चला जाएगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 27 × 11 करेंगे तो 270 और 27 कितना हो जाएगा आपका 297। और ये दूसरी संख्या किसका वैल्यू था, y का वैल्यू है, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 297। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, सिंपल सा, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 बटा नीचे कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 में से 1 गया तो आपका कितना आ जाएगा, 13 में से 1 गया तो 12, तो 12 बटा 12 आपका कितना हो जाएगा, आंसर 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सिंपल सा, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 9 12 16 और 8 के एलसीएम आपके 72 144 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 144 एलसीएम। 9 से यहाँ पर आपका कितने बार में चला जाएगा, 16, 16 से आपका कितना हो जाता है 112, कितना हो जाता है आपका 112 माइनस 12, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, 12 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 प्लस 16 नमा तो 13 नमा कितना हो जाएगा 117 माइनस, और आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 से यहाँ पर आपका 8 1 8 8 64 यानी कि 18 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। हल कर लेते हैं, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 112 और 117 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 2 9 11 दूनी 22 माइनस 132 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 150 बटा नीचे कितना हो जाएगा 144। यहाँ पर अंतर आपका कितना हो जाएगा 50 और 29 आपके हो जाएंगे 79/144। तो यहाँ पर आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि cos क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा, जब भी आपका दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर √3 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाता है आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाता है 0।
कैसे जीरो हो जाता है? जब ए प्लस बी आपका यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसे अगर कुछ समय के लिए यक्स मान ले और ए क्यू प्लस बी क्यू हमें निकालना हो तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? यक्स क्यू माइनस 3 यक्स होता है। और यक्स यहाँ पर वैल्यू कितना है? √3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 3 यक्स का वैल्यू कितना है? √3, तो 3√3। ये दोनों आपस में कट गया तो कितना आ जाएगा? वैल्यू 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ए प्लस बी का वैल्यू √3 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर इसे हम लोग ए मान ले, इसे हम लोग बी मान ले, तो ए प्लस बी का वैल्यू √3 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर। तो यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है? यक्स है। और उसका जो सप्लीमेंट यानी कि ये जो एंगल है उसका सप्लीमेंट्री एंगल किसका कितना है? इसका आधा है, यानी कि x/2 है। हम लोगों ने मान लिया कि एक एंगल यक्स है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल इसका आधा यानी कि x/2 है। दोनों का योग सप्लीमेंट्री के बराबर होगा। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 3x/2 बराबर 180। 3 से काटेंगे 180 को 60 बार में चला जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। लेकिन क्या पूछ रहा था? एंगल के उसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जा रहा था। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना था? x/2। तो क्या करेंगे? x का वैल्यू कितना है? 120 है। उसका क्या करेंगे? हाफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका सिंपल सा, इसे सिंप्लीफाई करना, हल कर लेंगे। 6 4 कितना होता है? 10। 10 को 2 से काटेंगे 5 बार में चला जाएगा। 5 × 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 प्लस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका? 20 5 25। 25 में से 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? आंसर 22। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि पर परिपक्वता पर 175 रुपये हो जाती है। तो निवेशित राशि कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है? 100% होता है। और यहाँ पर दिया गया है कि एक साल में 5% का ब्याज लगता है। टोटल कितने वर्षों तक लगता है? 8 वर्षों तक लगता है। तो अगर एक साल में 5% ब्याज लगता है तो 8 साल में टोटल कितना ब्याज लगेगा? 40% का ब्याज लगेगा। तो अमाउंट बराबर आपका क्या हो जाता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। टोटल कितना हो जाएगा? 140%। और यहाँ पर जो 175 रुपया वैल्यू दिया गया वो क्या दिया गया? अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया गया, यानी कि 140% का वैल्यू कितना? 175 रुपये के बराबर है। तो क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ पर से आपका 7 से कटेगा तो 7 से काट लेते, 7 दूनी 14 20, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35। 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 5 बार में। हमें क्या चाहिए? मूलधन यानी कि निवेशित राशि यानी कि धन राशि पूछी जा रही है, यानी कि हमें क्या चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए। तो 4% का वैल्यू 5 रुपये, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? सॉरी 100 से नहीं गुना करेंगे, 25 से, क्योंकि 100% बनाना है तो 25 से गुना करेंगे, 100 से नहीं 25 से। तो 25 चौक कितना हो जाएगा आपका? 100% बराबर किसके हो जाएंगे? 25 25 125 रुपये, यानी कि मूलधन कितनी थी? तो 125 रुपये थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिन में साफ कर सकते हैं। तो 8 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से उसी फर्श को कितने दिन में साफ करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक आपका MDH फार्मूला होता है, मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ। MDH फार्मूला मैन इंटू डेज इंटू आवर अपॉन क्या हो जाता है? वर्क हो जाता है, इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू S2 बाई आपका क्या हो जाता है? काम का दूसरा हो जाता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, MDH फार्मूला से ध्यान रख सकते हैं। तो कितना व्यक्ति है? 12 व्यक्ति कितने दिनों में काम को कर सकता है? 4 दिनों में काम को कर सकता है 12 झाड़ू की मदद से। तो प्रत्येक व्यक्ति एक एक झाड़ू पकड़ेंगे तो झाड़ू से यहाँ पर कोई भी परिवर्तन क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर झाड़ू की जरूरत है।
तो 12 व्यक्ति 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आप ध्यान रखिएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से 2 से 8 4 बार में, सॉरी 4 से 8 2 बार में, और 2 से 12 6 बार में चला जाएगा, यानी कि 8 व्यक्ति 8 झाड़ू से उस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 के भाजकों की संख्या यानी कि फैक्टर का नंबर कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 120 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे। कैसे निकालना है, एक तो हो जाता है डायरेक्ट तरीका, आप खुद से अगर तोड़ना जानते हैं तो तोड़ सकते हैं। इसे आपका क्या हो जाता है, आपका 5 या 15 120 यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर इस तरीके से फैक्टराइजेशन डायरेक्ट अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, वरना आप यहाँ पर इस तरीके से बेसिक से निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 2 से तो 60, 2 से तो 30, 2 से तो आपका 15, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 से तो 5। तो 2 कितने बार आ गई, 3 बार। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, 2 पे पावर क्यूब, सही है। 3 एक बार है तो 3 इंटू 5। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर फैक्टराइजेशन हम लोग निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर भाजकों की संख्या पूछी जा रही है, तो भाजकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर एक पावर है, कुछ पावर नहीं है तो एक पावर है। तो यहाँ पर जो पावर रहता है उसमें क्या करते, +1 ऐड करके आपस में क्या कर देते, गुना कर देते, वही आपकी क्या हो जाती है, कुल भाजकों की संख्या हो जाती है। तो पावर कितना है, 3 है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे 4, पावर 1 है 1 ऐड करेंगे 2, पावर 5 पर पावर 1 है 1 ऐड करेंगे तो 2। तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 120 के टोटल कितने भाजक है, तो 16 भाजक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दी गई तालिका में निर्दिष्ट वर्षों के दौरान किसी दी गई वस्तु का प्रति केजी अधिकतम मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये इधर आपका क्या दिया गया है, वर्ष के नाम दिए गए, यहाँ पर मात्रा दी गई है यानी कि उस वर्ष में कितना केजी जो है ये खरीदा गया, और उसका मूल्य यानी कि जितना केजी खरीदा गया उसका मूल्य कितना है वो आपका इधर दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 1 केजी का मूल्य कितना था, क्या करेंगे, कुल मूल्य में से मात्रा का डिवाइड कर देंगे, यानी कि कुल मूल्य कितना था 230 रुपया, और कितना केजी था 110 केजी। तो डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 दशमलव समथिंग आएगा। यहाँ पर उसी तरीके से डिवाइड करेंगे, 95 से 210 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा आपका। यहाँ पर फिर डिवाइड करेंगे 340 को 125 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर 13 से 430 को 130 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 0 चला गया। यहाँ पर 13 3 39 हो रहा, यानी कि सबसे अधिक जो है मूल्य जो है प्रति केजी किसका हमें निकला है, 1996 वाला का निकला है। कितने रुपये प्रति केजी है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 13 3 39, 4 फिर से 13 3 39, यानी कि 3.3 समथिंग आपका इतने रुपये प्रति केजी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका जो है 2 पॉइंट समथिंग है, तो सबसे अधिक पूछा जा रहा था तो सबसे अधिक 3.3 आपका यही है। न्यूनतम पूछा जाता तो फिर आपका कोई और आंसर होता, अधिकतम पूछा जा रहा था तो 3.3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात दुर्घटना के कारण एक रेलगाड़ी की सेवा बाधित हो गई। उसकी चाल घटकर वास्तविक चाल की 4/5 रह जाती है। इस कारण यह 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर हुई होती तो यह 36 मिनट की देरी से चल रही होती। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल यानी कि आपका शुरुआती जो है रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो पहले तो आप एक फार्मूला ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर आपका क्या हो जाता है, डिफरेंस इन डिस्टेंस। डिफरेंस इन डिस्टेंस यानी कि दूरी के बीच का अंतर, डिफरेंस इन डिस्टेंस बाई आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन टाइम यानी कि समय में अंतर। डिफरेंस इन क्या हो जाएगा, टाइम। तो यानी कि स्पीड बराबर डिफरेंस इन डिस्टेंस यानी कि दूरी में का अंतर बटा
डिफरेंस इन टाइम यानी कि समय का अंतर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर हमें समय निकालना होगा। क्या करेंगे, समय निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो यहाँ पर एक डिस्टेंस कितनी है, यानी कि शुरुआत में जो है कितने दूरी के बाद जो है रेलगाड़ी धीमी हो जाती है, तो 30 किलोमीटर के बाद गाड़ी धीमी हो जाती है। और दूसरी बार जो है इससे 18 किलोमीटर दूर, यानी कि 30 किलोमीटर से भी 18 किलोमीटर दूर, यानी कि 18 जोड़ देंगे तो 48 किलोमीटर दूर जाकर क्या हो जाती है, रेलगाड़ी धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर से तो हम लोग डिस्टेंस यानी कि दूरी का डिफरेंस यहाँ पर से निकाल लेंगे, लेकिन समय का भी डिफरेंस निकालना होगा। तो समय का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, शुरुआती चाल आपकी कितनी थी, खराब होने के बाद जो है रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 4 यूनिट, और जो है चाल का अंतर कितना था, 5-1 यानी कि 5-4 यानी कि 1 यूनिट। और यहाँ पर जो है पहले वाले में समय का जो है समय कितना अधिक, यानी कि समय कितने देरी से पहुँचती है, तो 45 मिनट में। तो इंटू क्या कर देंगे 45, कितना आ जाएगा आपका 180 मिनट, कितना आ जाएगा 180 मिनट। फिर उसी के हिसाब से दूसरे वाले में जो है 4 की चाल से चलती है गाड़ी खराब होने के बाद, चाल का अंतर कितना 1 है, कितने यहाँ पर जो है कितने मिनट कितने देरी से चलती है, यानी कि कितने देरी में पहुँचती है, तो 36 मिनट देरी में पहुँचती है। 3×36 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 144 मिनट। तो यहाँ पर हमें समय भी पता चल गई, दूरी भी पता चल गई। तो समय का भी अंतर निकाल लेंगे, दूरी का भी अंतर निकाल लेंगे और समय का भी अंतर निकाल लेंगे। तो हल कर लेंगे यहाँ पर से, स्पीड बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन डिस्टेंस, यानी कि दूरी में अंतर कितना 18 किलोमीटर, और आपका समय में अंतर आपका कितना है यहाँ पर से 50-30 यानी कि 36 है। लेकिन हमें जो यहाँ पर जो दूरी है वो किस में है, किलोमीटर में है। तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए, क्योंकि हमें जो चाल चाहिए वो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 36 को क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपकी चाल आ जाएगी। 6 से काटेंगे 18 को, 18 से 36 2 बार में चला जाएगा, और 2 से 60 30 बार में चला जाएगा, यानी कि चाल कितनी हो गई रेलगाड़ी की, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, चाल हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, जबकि 24 अर्ध कुशल श्रमिकों को उसी कार्य को पूर्ण करने हेतु 15 दिन का समय लगता है। तो 12 कुशल श्रमिक कार्य शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से 3 कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो कार्य छोड़कर जाने वाले 3 कुशल श्रमिकों के स्थान पर कितने अर्ध कुशल श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए, ताकि कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मान लेते कि कुशल श्रमिक को क्या कर सकते हैं, कुशल श्रमिक को ए से हम लोग डिनोट कर देते हैं, यानी कि कुशल श्रमिक की कार्य क्षमता ए है, और अर्ध कुशल श्रमिकों की कार्य क्षमता हम लोग मान लेते हैं कि बी है। तो अगर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता ए है, तो 18 व्यक्ति की टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 18 है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो टोटल वर्क यहाँ पर जो एक व्यक्ति की कार्य क्षमता ए, तो 18 की कितनी हो जाएगी, 18 कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो इधर आपका टोटल वर्क हो गया। उसी काम को 24 अर्ध कुशल यानी कि 24 व्यक्ति की कार्य क्षमता अगर एक की बी है, तो 24 की कितनी हो जाएगी, 24 भी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो इधर भी टोटल वर्क दोनों सेम काम को करते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बराबर का साइन दे देंगे। हल कर लेते हैं यहाँ पर से 12 से 24 2 बार में, 2 से 18 9 बार में, 3 से यहाँ पर 9 3 बार में, यहाँ पर 5 बार में। यानी कि यहाँ पर से ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5, और बी की कितनी आ गई यहाँ पर से 3। यानी कि जो कुशल कार्य श्रमिक है उसकी कार्य क्षमता 5 है, और जो अर्ध कुशल श्रमिक है उसकी कार्य क्षमता 3 है। तो यहाँ पर बोला गया था कि 3 कुशल श्रमिक कार्य छोड़कर जाते हैं, तो 3 कुशल श्रमिकों की कुल कार्य कितना करेगा एक दिन में। अगर कुशल श्रमिक है तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 कुशल श्रमिक कुल कितना काम करेगा, 5 या 15 काम करेगा। और इस काम को अब जो है इस काम को अब करेगा कौन, इस काम को अब अर्ध कुशल श्रमिक करेंगे। कितने की कार्य क्षमता से, 3 की कार्य क्षमता से। तो अगर टोटल 15 काम है, तो 3 की कार्य क्षमता से अगर डिवाइड करते हो तो क्या निकल जाएगा, अर्ध कुशल श्रमिकों की संख्या निकल जाएगी जो 3 कुशल श्रमिकों को हस्तांतरित करेगी। तो 3 से 15 काटेंगे 5 बार में चला जाएगा। यानी कि अगर 3 कुशल श्रमिक हटते हैं
तो हमें 5 अर्धकुशल श्रमिकों को शामिल करना होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर जो है दिया गया है कि फलन, ये आपका यहां पर दिया गया है a-1/2, ये आपका a-1/2 नहीं था, a-1/2 था आपका, से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं होता है, a-½ बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो a बराबर a का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ। यहाँ पर क्या कर देंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 है, a³, तो क्या करेंगे 1/2, a का वैल्यू तो 1/2 आया, इसका क्या आप कर देंगे होल क्यूब, -12, a का वैल्यू कितना है 1/2, इसका क्या कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, +14, a का वैल्यू कितना 1/2, माइनस कितना है 3, हल कर लेते हैं यहाँ पर से 4 × 2 दूनी 4 दूनी 8, -12 × 1/4 +14 × 1/2 -3, हल कर लेते 4 से 12 3 बार में, 2 से 14 7 बार में, 4 से 8 कितने बार में 2 बार में। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे टोटल 3 3 6, और यहाँ पर -6 + 7 यानी कि 1/2 प्लस आपका कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा एलसीएम करने पर 3/2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स किसी कार्य को उतनी ही तेजी से पूर्ण कर सकता है जितनी तेजी से वाई और जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को पूर्ण कर सकती है। यक्स और वाई एक साथ मिलकर उस कार्य को जेड से 3 गुना तेजी से पूर्ण कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो जेड को अकेले उस कार्य को पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस लाइन में हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है इस लाइन में क्या बोला गया कि यक्स और वाई का जो मिलाकर कार्य क्षमता वो जेड से कितना गुना है, 3 गुना है। यानी कि इफिशियंसी जो है अगर जेड का 1 यूनिट इफिशियंसी है तो एक्स प्लस वाई की कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। और टोटल वर्क का मैं इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो दोनों मिलकर नहीं, तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर जो है कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो 15 दिनों में काम को पूरा करते हैं। कुल कितने की कार्य क्षमता से, 3 और 1 4 की कार्य क्षमता से। और ये जो आपका आ गया वो क्या हो गया, ये 15 जो आपका टाइम है, 4 जो आपकी इफिशियंसी है, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को करेगा कौन, जेड। हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो टोटल वर्क तो हमें पता है, करेगा कौन, जेड। तो जेड की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो 15 × 4 60/1, यानी कि जेड जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 60 दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 बाइकों के क्रय मूल्य का योग 1 लाख है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% के हानि पर बेचा गया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहला दूसरा सीपी, नीचे में फिर आपका एसपी हो जाता है। तो सीपी में पहले बस बाइक को जो है 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5, यानी कि 5 यूनिट की कोई बाइक जो 1 यूनिट के लाभ यानी कि 6 यूनिट में बेच दिया जाता है। और दूसरे को जो है 20% की हानि यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, यानी कि 5 यूनिट की कोई बाइक जो है 1 यूनिट के लॉस यानी कि 4 यूनिट में बेच दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पर एसपी तो यहाँ पर 6 यूनिट है, यहाँ पर 4 यूनिट है, यानी कि एसपी समान नहीं हो रही है। तो एसपी हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। समान करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में जो है क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे 2 से, और यहाँ पर क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे। तो एसपी आपकी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। कितना हो जाएगी, यहाँ पर 6 दूनी 12, यहाँ पर भी 4 तिया 12, यानी कि 12 आपकी एसपी यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गई, समान हो गई। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाइक का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि बाइक का क्रय मूल्य कितना था, पहले बाइक का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना था 5 दूनी 10 यूनिट,
यानी कि हमें वैल्यू किसका चाहिए, 10 यूनिट का वैल्यू चाहिए। लेकिन हमें जो है 1 यूनिट का वैल्यू तो पहले पता चले, तभी तो 10 यूनिट का वैल्यू पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर से जो है बोला गया कि दोनों बाइक का क्रय मूल्य का योग कितना, 1 लाख है। तो टोटल जो है दोनों बाइक का क्रय मूल्य यूनिट में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25 यूनिट। और 25 यूनिट का वैल्यू जो है रुपये में कितना है, 1 लाख रुपये के बराबर है। 25 से काटे कितने बार में चला जाएगा, 4000 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4000 रुपये के बराबर। पूछा क्या जा रहा है, 10 यूनिट का वैल्यू। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4000 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या में 3 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 इंटू कितना, यानी कि 3 के बाद जितना अंक है उतना ही क्या हो जाएगा, 10 पर पावर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो यहाँ पर जो है 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 पे पावर 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।